प्रिय विद्यार्थियों, मैं विष्णु कुमार तिवारी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश से हूँ। आज हम कक्षा 10वीं का पहला अध्याय वास्तविक संख्याओं का पहला भाग पढ़ें। अब देखिए, पहले अध्याय में वास्तविक संख्याओं में सबसे पहली प्रमेय आती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? आप इसका प्रयोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन विधिवत तरीके से हम इसकी आज चर्चा करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r इस प्रकार से विद्यमान होती हैं कि a बराबर bq प्लस r। इसमें देखिए, जो इसका कथन है दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए होने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार से विद्यमान हैं होती हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां r बड़ा या बराबर है 0 से, जबकि छोटा है b से। इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, उदाहरण के तौर पे देखते हैं 2 व 5। अब 2 और 5 में से इसमें बड़ी संख्या को हम a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं। अब यदि हम 5 में 2 का भाग दें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ शेष कितना बचेगा a। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो 2 गुणे 2 धन a। तो इस तरह से ये संख्या a बराबर 5 थी, b बराबर 2 थी। दो संख्याएं q और r कौन सी मिली? q ये भागफल 2 मिला और r ये शेषफल 1 मिला। तो इस तरह से ये q हो गया, ये r हो गया और ये a हो गया, ये b हो गया। मतलब a और b दो संख्याओं के दिए जाने पर हमने दो संख्याएं q और r प्राप्त की। ऐसा हर बार आपको मिल सकता है, आप इन संख्याओं को बदल भी सकते हो। मान लीजिए कि आपने लिया 10 व 3। अब आप इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो आपको कैसे प्राप्त होगा? ए आपने लिया है 10, बी आपने लिया है 3। तो आपको यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए गए हैं, 10 और 3 दिए गए हैं। इन दो संख्याओं 10 और 3 में आप ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त कर सकते हैं। और किस तरह से प्राप्त करते हैं? देखिए, विभाजन एल्गोरिथम से जब a में b को भाग दिया जाएगा, माने 10 को हम 3 से भाग देंगे, तो देखिए 3 यहाँ पर आएगा, 3 लगाएगा। चलिए थोड़ा इसको 11 कर देते हैं, कुछ उत्तर बदल जाए, तो ये आ जाएगा 13 ले लेते हैं। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12 और शेष बचेगा 1। तो इस तरह से हमारे पास a कितना है 13, b कितना है 3, q कितना आया? q माने भागफल, कोसेंट, अंग्रेजी शब्द कोसेंट है, उससे q लिया गया और r रिमाइंडर यानी शेषफल। तो यहाँ पर हमने q बराबर 4
और r बराबर हमने 1 लिया, और इसको पूरे को व्यवस्थित हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, अर्थात 13 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 4 धन 1। यहाँ पर देखिए हमको a पता था 13, ये a है, और b पता है 3, और हमने जो दो धनात्मक पूर्णांक q और r ज्ञात किए हैं, q यानी भागफल ये 4 है, r यानी शेषफल कितना है 1। तो इस तरह से ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि यदि हम a को b से भाग दें, सामान्य तौर पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमको दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए हैं और यदि हम a में b का भाग दें, जब हम a में b का भाग देंगे तो भागफल कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं भागफल q है और शेषफल भी होगा, शेषफल r है, तब आपको पता है कि ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाजक यहाँ पर b है और भागफल q है, और शेषफल क्या, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कितना है r। तो ये बताइए कि ये आप तीसरी चौथी से पढ़ते आ रहे हैं, जब से आप भाग देते आ रहे हैं तब से आप इस प्रक्रिया को सीख रहे हैं, लेकिन आज कक्षा 10वीं में आप इसको एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं, और जिसका नए तरीके का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कुछ नहीं है बल्कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b यदि आपको दिए हैं तो आप उनमें भाग करके आप दो नए पूर्णांक q और r इस तरह से निकाल सकते हैं कि आपके सामने ये संतुष्ट हो, a बराबर b क्यू धन r। अब देखिए जो यहाँ पे कंडीशन लिखी है r बड़ा या बराबर है 0 से जबकि छोटा है b से, ऐसा क्यों? आप ध्यान दीजिए r है क्या चीज, r है शेषफल। ये शेषफल जो है तो 0 से बड़ा है, निश्चित तौर पे जब भी अपन भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता, लेकिन ये शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, मतलब जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे छोटा ही होता है। इस संख्या r का मान b से बड़ा नहीं हो सकता है। यदि b से बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि हमारा भाग गलत है। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने लिया था, एक उदाहरण लिया था 13 व 3 का, तो जब हमने 13 में 3 से भाग दिया तो हमें क्या मिला, 3 चौको 12। यहाँ पर ये जो शेष बचा, क्या बचा, 1 बचा। ये शेष 1 किससे, जिससे 3 से हमने भाग दिया उससे छोटा, मतलब जब कभी भी हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ शेषफल या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, मतलब 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 बचेगा, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर गलत पहाड़ा पढ़ते हैं और इस तरह से 3 लगाई 9 करते हैं, फिर आप 4 बचाते हैं तो आप बोले भाग गलत है, एक बार और ज़रा आप इस भाग को आगे करिए। तो इस तरीके से ये 4 तभी बचेगा इस 3 से बड़ा जब आप गलत भाग करेंगे। तो इस तरह से हमेशा जो शेषफल r है वो हमेशा b से क्या होता है, छोटा, b अर्थात जिस संख्या से हम भाग देते हैं। तो ये कहला गई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग समझ लिए होंगे कि ये भागफल को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। आइए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से आपकी पुस्तक का पहला उदाहरण हल करते हैं। इसमें उदाहरण 1 देखते हैं। देखिए उदाहरण 1 है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए।
तो ध्यान दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार उपयोग करना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। अब देखिए यहाँ एक हम ले लेते हैं बड़ी संख्या हल, माना a बराबर ये ले लेते हैं 12,576 व b बराबर हम ले लेते हैं 4,052। अब हम क्या करते हैं, वही प्रक्रिया a को b से भाग देते हैं। यदि हम a को b से भाग दें मतलब 12,576 को हम किससे भाग देंगे, 4,052 से। अब ये भाग कितने बार जाएगा, 4,052 से जब हम भाग देंगे तो ये भाग जाएगा, भाग की प्रक्रिया आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, ये भाग जाएगा 3 बार। तो ये आएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 शून्य 0 और 1, 3 चौको 12। और इसको हम घटा देते हैं, 6 में 6 गए 0, 7 में 5 गए 2, 5 में 1 गए 4, तो यहाँ पर बाकी ये सब 0 0 हो जाएगा। तो ये 420 हमें शेषफल मिलता है। अब इसके लिए आगे हम क्या करते हैं, इस 420 को भाजक और 4,052 को भाज्य लेकर के दूसरा चरण प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला चरण कंप्लीट हो जाता है, मैंने पहली बार भाग की प्रक्रिया हो जाती है। इसके लिए हम चरण 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ चरण 1 ये पहला चरण मिलेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अर्थात भाज्य यहाँ पर कितना है, 12,576, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 4,052 गुणे 3 धन 420। ये हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब ये भाग की प्रक्रिया आगे हम बढ़ाएंगे, जिसके लिए आगे ये जो शेष बचा है 420, इसको हम भाजक और ये जो 4,052 है इसको हम भाज्य लेकर के अपने भाग की प्रक्रिया को फिर आगे हम बढ़ाते हैं। अब 420 को का हम पहाड़ा पढ़ेंगे और ये कितने बार जाएगा, 4,052 में देखते हैं, आप इसको कर सकते हैं क्योंकि छोटी कक्षा की चीज़ है। ये 9 बार भाग जाएगा, 9 शून्य 0, 9 दूना 18 की 8 हासिल 1, 2 चौको 36 से 37। और इस तरह से हम इसको यहाँ घटाएंगे तो 2 कमान 2 में से 0 जाएगा 2, 5 कमान 15 में से 8 गए 8 7 15, 10 में से 8 गए 2, ये आएगा 272। अब यहाँ पे हमारा दूसरा चरण कंप्लीट होता है। यानी कि दूसरे चरण में हम लिखेंगे ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल, ये शेषफल। मतलब ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हम चरण 2 लिखते हैं। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा करके अब आगे लिखता हूँ चरण 2। तो ये चरण 1 यहाँ हो गया है और इसके ऊपर हम लिखेंगे चरण 2। तो देखिए हमको मिलेगा चरण 2 में, ये चरण 1 है। अब इसके बाद यहाँ चरण 2, दूसरे चरण में देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अर्थात 4,052 बराबर भाजक गुणे भागफल 420 गुणे 9 धन शेषफल कितना है, 272। अब ये दूसरा चरण कंप्लीट हुआ। फिर अगली बार हम 272 को भाजक और 420 को भाज्य लेकर के फिर भाग की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि शेषफल 0 ना हो और अंतिम भाजक ही इसका HCF कहलाएगा। अब देखिए आगे की प्रक्रिया के लिए 272 को फिर हम भाजक लेते हैं। ये 272 और 420 को भाज्य लेंगे तो ये कितने बार भाग जाएगा, 1 बार जाएगा। 10 में से 2 गए 8,
ये 4 आएगा और ये 148। इस तरह से ये हमारा यहाँ से तीसरा चरण कंप्लीट होता है। चरण 3, भाज्य 420 बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाजक यहाँ पे कितना है 272 गुणे भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 148। इसके बाद फिर आगे भाग की प्रक्रिया फिर बढ़ाएंगे। 148 को भाजक, और ये जो ऊपर का भाजक है इसको भाज्य बना लिया जाएगा 272 को यहाँ, और फिर हम इसमें भाग देंगे तो 148 कितने बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा 148। और इस तरह से ये 2 का मान 12 में से 8 गए 4, 7 में 5 गए 2, 24 और 1 बचेगा यहाँ पे 124। यहाँ पे 124 से ये आएगा हमारे पास चरण 4। चौथे चरण में हम लिखेंगे 272 बराबर 148 गुणे 1 धन 124। अभी ये भाग की प्रक्रिया चलती जाएगी। आपको फिर से इसके नीचे ही इसको करना है, यहाँ पे जगह ना होने के कारण मैं यहाँ पर मिटा करके इसी चीज को ऊपर लिख करके कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको लगातार करेंगे, कॉपी में अलग करके नहीं करेंगे। देखिए ये जो 124 है, इस 124 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ये जो ऊपर का 148 है इसको यहाँ भाज्य मान लिया जाएगा, 148 हो जाएगा। और फिर हम इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये एक बार जाएगा, और 8 में 4 गए 4, 4 में 2 गए 24 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे हम अगला चरण लिखेंगे, चरण 5, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। 148 बराबर 124 गुणे 1 धन 24। पुनः यही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे तो इसमें हमको मिलेगा 24 को भाज्य और इस तरह से 124। पुनः हम 124 में 24 का भाग देंगे। अब कितने बार भाग जाएगा, 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें तो ये मिलेगा 24 5 बार, 24 पंचे 120, बचेगा कितना 4। अगला चरण यहाँ बढ़ा देंगे, चरण 6। छठवें चरण में भाज्य 124 बराबर 24 गुणे 5 धन 4। अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। अभी ये 4 शेष बचा था उसको भाजक लेना है, और ये 24 भाज्य लेते हुए 4 छंग 24। हम देखते हैं कि यहाँ शेष बच गया। जैसे ही ये शेष बचा, अंतिम भाजक ही आपका HCF कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ग। तो इस तरह से लास्ट चरण 7वां चरण है। यहाँ पे चरण 7 में 24 बराबर 4 गुणे 6 धन 0। इसलिए यहाँ पे HCF जो 2 संख्याओं का हम HCF निकाल रहे थे, वो 2 संख्याएं 12,576 और दूसरी संख्या 4,052 थी, और इनका HCF हमें क्या मिला 4। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये न केवल 12,576 और 4,052 का HCF है, बल्कि इन जितने चरण में ये अलग अलग संख्याएं मिली हैं उन सभी का है। जैसे मैं बोलूं कि 4 और 24 का HCF क्या है 4 है,
124 और 24 का HCF क्या होगा, तो हम यहाँ से प्रक्रिया करेंगे और उत्तर 4 मिलेगा, अर्थात 124 और 24 का भी HCF 4 ही कहलाएगा। इसी तरह से 148 और 124 का HCF भी 4 कहलाएगा। और इसी तरह इसके ऊपर के जितने चरण होंगे उन सभी चरणों में उन सब का HCF 4 कहलाएगा। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, आप उससे देख लीजिएगा। चलिए, ये उदाहरण कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं उदाहरण 2 की ओर। देखिए उदाहरण 2 में क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक q + 1 के रूप का होता है। इसको हमें सिद्ध करना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। अब यदि हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या मिलेगा। देखिए यदि a को b से भाग दिया जाए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही भागफल ही है, a को b से भाग दे। मान लीजिए कि हमारे पास a कोई धनात्मक पूर्णांक और b बराबर 2 है। देखिए कि जब हम a को 2 से भाग देंगे तो निश्चित तौर पे भागफल कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पर a कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए 5 है, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ भागफल निश्चित नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि भागफल q आएगा। अब शेषफल क्या आएगा, तो आप बताइए, जब कभी भी आप किसी भी संख्या को 2 से भाग देंगे तो शेषफल तो निश्चित है, या तो 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 8 में भाग दिया 2 का, तो 2 चौको 8, शेषफल 0 मिला। 9 में भाग देंगे तो 2 चौको 8, शेषफल 1 मिला। जब 10 में देंगे तो फिर 0 मिलेगा, 11 में देंगे फिर 1 मिलेगा। मतलब क्या है, 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उससे छोटा मिलेगा, कोई ना कोई छोटा धनात्मक पूर्णांक जिसमें 0 भी शामिल है, ये आपको मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो शेषफल मिल रहा है, चलिए मान लेते हैं r है, तो r का मान होगा r बराबर 0 या 1, तो ये शेषफल कहलाएगा, r का मान ये होगा। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ भाज्य a है तो ये होगा a बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो 2 गुणे q, तो 2 गुणे q क्या हुआ, 2q हुआ, धन शेषफल कितना हुआ, r हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो आप छोटी कक्षा से भागफल वाला नियम पढ़ते आ रहे हैं वही मैंने लगाया है, और यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये r है, तो अगर यहाँ पर
हमने भाजक 2 लिया है, तो शेष r क्या होगा? तो जहां r बराबर 2 से भाग देने पर या तो 0 बचेगा या 1 मिलेगा, तो जहां r बराबर 0 या 1। अब ये बताइए कि यदि आप r बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ पर r का मान 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? a बराबर 2q + 0 मिलेगा। और जब आप r का मान 1 लेंगे तो आपको a बराबर कितना मिलेगा? 2q + 1। तो इसलिए a बराबर 2q + 0, तो 2q + 0 मतलब आप +0 करेंगे तो 2q ही बचेगा। चलिए शॉर्टकट कर लेते हैं, 2q लिख देते हैं। या अब जब आप यहाँ 1 रखोगे, क्योंकि 0 भी लेना 1 भी लेना है, तो r का मान यहाँ रखिए 1, तो a बराबर क्या मिलेगा? 2q + 1। तो a लिखा है a बराबर 2q + 1। तो इस तरह से a का मान 2q होगा या 2q + 1 होगा। अब यहाँ पर एक चीज हम ये देखते हैं कि जो संख्या 2q है ये क्या है? 2 का गुणज है, क्योंकि इसमें 2 × q कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। तो 2 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कैसी संख्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। तो इस तरह से 2q क्या कहलाएगी? सम संख्या। आप देखिए 2 × कुछ भी करिए, 2 × कोई भी पूर्णांक बताइए। मान लीजिए आपने 3 बोला तो 2 × 23 है, आपको सम संख्या मिली। माने यहाँ पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का आप 2 से गुणा करेंगे आपको क्या मिलेगी? सम संख्या। इसलिए 2q क्या कहलाई? एक सम संख्या कहलाई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, क्योंकि ये जो 2q रूप मिला है एक सम संख्या है। और अब यहाँ पर अगला क्या है? 2q + 1 क्या है? तो देखिए 2q यदि सम संख्या है, इस सम संख्या में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें निश्चित तौर पे विषम संख्या मिलेगी। कोई भी आप सम संख्या बोलिए, मान लीजिए आपने 10 बोला, 10 में आप 1 जोड़िए, क्या मिला? 11, विषम संख्या। तो मतलब 2q अगर सम संख्या है तो ये सम संख्या धन 1 है। तो जब आप सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तुरंत आपको क्या मिल जाएगी? विषम संख्या। अर्थात प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, क्योंकि यहाँ 2q + 1 आपको कैसी मिल रही है? विषम संख्या, और 2q कैसी मिल रही है? सम संख्या। और इस तरह से ये प्रमेय सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह से इसको हम थोड़ा सा मिटा करके और लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ 2q 2 का गुणज है, इसलिए यह सम संख्या है, इसलिए यह सम संख्या है, इसलिए धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। के रूप का होता है। साथ ही सम संख्या धन 1 बराबर विषम संख्या। साथ ही सम संख्या में 1 जोड़ने से सम संख्या में 1 जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 2q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। इसलिए 2q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन इसके आगे चर्चा करेंगे।